नमस्कार। आज हम भारत के विशाल इतिहास और उसकी जो जीवंत संस्कृति है, उसकी कुछ परतों को समझने की कोशिश करेंगे हमारे स्रोतों के जरिए। शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से, हाँ? सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे बड़े शहर थे उस वक्त, है ना? बिल्कुल। और ये सिर्फ शहर नहीं थे, ये तो आज से करीब 4,500 साल पहले के बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्लान किए हुए शहर थे। सोचिए उनकी शहरी योजना, वो ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें, यहाँ तक कि ढकी हुई नालियों की व्यवस्था। कमाल है उस जमाने में। जी हाँ। और उनकी अपनी एक लिपि भी थी जो हम आज तक पूरी तरह से पढ़ नहीं पाए हैं। वो अपने आप में एक रहस्य है। वाकई दिलचस्प। अच्छा, इसके बाद फिर वैदिक काल आता है, लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास। यहीं से वेदों की बात शुरू होती है। हाँ बिल्कुल। वैदिक काल वो समय जब वेदों की रचना हुई। ये बहुत प्राचीन ग्रंथ हैं जिनमें उस वक्त का ज्ञान, दर्शन, रीति रिवाज सब कुछ मिलता है। और इसी दौर में वो जो गंगा के मैदानी इलाके हैं, वहां समाज और संस्कृति का विकास हुआ। इसे हम आज के हिंदू धर्म की शुरुआती जड़ें कह सकते हैं। अच्छा, और फिर बड़े-बड़े साम्राज्यों का दौर शुरू होता है, जैसे मौर्य साम्राज्य, जिसमें सम्राट अशोक का नाम तो बहुत ही बड़ा है। सही कहा आपने। अशोक, खासकर कलिंग युद्ध के बाद, उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और फिर शांति और नैतिकता का संदेश वो अपने शिलालेखों के जरिए पूरे साम्राज्य में फैलाया। ये अपने आप में एक अनोखी बात थी उस समय के लिए। हाँ, ये तो है। फिर गुप्त साम्राज्य आया, जिसे स्वर्ण युग भी कहते हैं। जी हाँ, गुप्त साम्राज्य, स्वर्ण युग। स्वर्ण युग क्यों? क्या खास था इस दौर में ऐसा? खास इसलिए क्योंकि इस दौरान विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, कला, साहित्य, इन सब में जबरदस्त तरक्की हुई। आप सोचिए, शून्य यानी जीरो का जो कॉन्सेप्ट है, दशमलव प्रणाली, आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री, ये सब इसी दौर की देन है। अरे वाह, शून्य का विचार, ये तो सच में दुनिया बदल देने वाला था। बिल्कुल। और कला की बात करें तो अजंता, एलोरा की कुछ गुफाओं की अद्भुत कलाकृतियां भी इसी समय के आसपास की हैं। हम्म। अच्छा, इसके बाद फिर मध्ययुगीन काल में क्या हुआ? तो देखिए, गुप्त साम्राज्य के बाद भारत फिर से कई छोटे बड़े क्षेत्रीय राज्यों में बंट गया। फिर मध्य एशिया से इस्लामी शासकों का आना शुरू हुआ। इससे पहले दिल्ली सल्तनत बनी और बाद में फिर भव्य मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। मुगल साम्राज्य, ताजमहल वगैरह। हाँ, बिल्कुल। इस दौर में वास्तुकला, संगीत, भाषा, चित्रकला, सब में एक मिला जुला अंदाज देखने को मिलता है। भारतीय और इस्लामी शैलियों का मिश्रण, जैसे उर्दू भाषा का विकास हुआ या फिर ताजमहल जैसी शानदार इमारतें बनी। इसके बाद यूरोपीय ताकतें भारत आईं, खासकर अंग्रेज। हाँ, वो 1600 के बाद का समय था। पहले यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां आईं, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और धीरे धीरे उन्होंने अपना प्रभाव बढ़ाया। 1857 के विद्रोह के बाद तो सीधे ब्रिटिश सरकार का शासन हो गया, जिसे ब्रिटिश राज कहते हैं। हाँ, वो एक अलग ही दौर था। आर्थिक शोषण, राजनीतिक बदलाव। बिल्कुल। लेकिन इसी दौर में फिर गांधी जी के नेतृत्व में वो अहिंसक स्वतंत्रता संग्राम भी चला, जिसने न सिर्फ भारत को आजादी दिलाई, बल्कि दुनिया को भी एक नया रास्ता दिखाया। और 1947 में आजादी मिली। तो आज के आधुनिक भारत की क्या पहचान है? देखिए, आजादी के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना, और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी विविधता। इतनी सारी भाषाएं, इतने सारे धर्म, अलग अलग संस्कृतियां, सबको एक साथ लेकर चलना, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और हाँ, ये दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से भी एक है। सही कहा। इतिहास की इतनी मजबूत नींव पर ही खड़ी है भारत की ये बेहद रंगीन और विविध संस्कृति। अगर हम धर्मों की बात करें तो हाँ, भारत तो 4 बड़े धर्मों की जन्मभूमि है: हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ इस्लाम, ईसाई, पारसी, यहूदी और भी कई समुदाय सदियों से एक साथ रहते आए हैं। ये धार्मिक सह-अस्तित्व, ये इसकी खास पहचान है। और भाषाएं, यहाँ तो कहते हैं कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। संविधान में देखें तो 22 भाषाएं आधिकारिक हैं, लेकिन असल में तो सैकड़ों, शायद हजारों बोलियां और भाषाएं हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। हिंदी और अंग्रेजी संपर्क भाषा के तौर पर काफी चलती हैं,
पर हर क्षेत्रीय भाषा की अपनी अहमियत और अपना साहित्य है। और त्योहारों का तो क्या ही कहना है। दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, दुर्गा पूजा, पोंगल, लिस्ट तो खत्म ही नहीं होती। बिल्कुल। हर त्योहार का अपना रंग है, अपनी परंपराएं हैं, अपना मजा है। ये सिर्फ छुट्टियां नहीं हैं, ये समुदायों को जोड़ते हैं, रिश्तों में गर्माहट लाते हैं और हमारी परंपराओं को जिंदा रखते हैं। कला, संगीत, नृत्य, इनमें भी तो वैसी ही गहराई और विविधता है। निश्चित रूप से। आप शास्त्रीय नृत्यों को देखिए, जैसे भरतनाट्यम या कथक, हर एक की अपनी शैली, अपनी कहानियां हैं। संगीत में हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत की अपनी महान परंपराएं हैं। और वास्तुकला, प्राचीन मंदिरों से लेकर मुगलकालीन मकबरों और किलों तक, हर चीज में एक समृद्ध इतिहास और बेहतरीन कारीगरी झलकती है। हाँ, और खाना, भारतीय खाने की खुशबू तो मुझे लगता है दुनिया भर में फैली हुई है। अरे बिल्कुल, हर इलाके का अपना खास जायका है। दक्षिण भारत का डोसा सांभर, उत्तर का बटर चिकन या छोले भटूरे, पूरब की मिठाइयाँ, पश्चिम के नमकीन, मतलब मसालों का जो इस्तेमाल भारतीय खाने में होता है वो लाजवाब है। सही कहा। और इन सब के पीछे समाज का जो मूल ढांचा है वो कैसा है? देखिए, पारंपरिक तौर पर पारिवारिक रिश्ते बहुत अहम माने जाते हैं। परिवार का साथ, बड़ों का सम्मान करना और मेहमान नवाजी, जिसे अतिथि सत्कार कहते हैं, वो भी भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा माना जाता है। तो हमने आज सिंधु घाटी के उन नियोजित शहरों से लेकर आज के लोकतंत्र तक और वेदों के ज्ञान से लेकर रंगीन त्योहारों और खानों तक एक बहुत लंबी यात्रा की एक छोटी सी झलक देखी। जी हाँ, ये तो बस एक झलक है। भारत का इतिहास और संस्कृति तो एक अथाह सागर की तरह है और इतनी गहराई और विविधता को देखते हुए ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि आखिर भारत का वो कौन सा एक तत्व हो सकता है, चाहे वो कोई मूल्य हो, कोई विचार, कोई आविष्कार या कोई परंपरा, जिसे दुनिया के लिए उसका सबसे अनोखा या शायद सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है। इस पर विचार करना वाकई काफी दिलचस्प हो सकता है।